यहाँ से यात्रा शुरू हुई सिंदबाद की तीसरी समुद्री यात्रा, और हम उन तमाम बंदरगाहों में गए जहाँ से हमने पहले व्यापार किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम व्यापार के लिए आगे का सफर तय कर रहे थे। हमारे रास्ते में एक अजीब और खौफनाक धार्मिक स्थल पड़ा, जिसके आगे जाने पर हम रास्ता भटक गए थे। इस बीच हमारे रास्ते को चुनौती भरा बनाने के लिए समुद्री तूफान ने भी दस्तक दे दी। तूफान कई दिनों तक चला और ये सफर अब मुश्किल होता जा रहा था। सुरक्षित रहने के लिए हमें ठिकाने की जरूरत थी। ठिकाने की तलाश में हम एक द्वीप के बंदरगाह पर जा पहुँचे। पड़ाव सामने था, पर पता नहीं क्यों कप्तान यहाँ रुकना नहीं चाहता था। हमारी जिद के आगे उसकी एक न चली और उसे जहाज को वहाँ रोकना पड़ा। यहाँ आकर कप्तान ने हमें बताया कि वो द्वीप और उसके आसपास के सभी द्वीपों में बालों वाले असंख्य मनुष्यों का बसेरा है। ये लोग हम पर तेजी से आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध में हम इन पर आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी तादाद टिड्डियों से भी ज्यादा है। अगर हमने एक बार भी हमला किया या मारा तो ये सब मिलकर हम सबको खत्म कर देंगे। कैप्टन की दी हुई चेतावनी से हमारा जल्द ही सामना भी हुआ। ये सामना बेहद खौफनाक था। करीब 2 फीट की लंबाई वाले लाल बालों वाले असंख्य डरावने लोगों ने हमारे जहाज को घेर लिया था। ये हमारी तरफ तेजी से तैरते हुए आए थे। हमारे पास आकर उन्होंने हमसे कुछ कहा था, पर उनकी भाषा को हम समझ नहीं पा रहे थे। वो जिस फुर्ती से जहाज पर चढ़े, हम उन्हें देखते दंग रह गए थे। उन्होंने अब तक हमारे सारे सामान पर कब्जा कर हमें जहाज से बाहर निकाल दिया था। जहाज के तारों को काट दिया और फिर वो उसे अपने साथ दूसरे द्वीप लेकर चले गए, शायद वही जहाँ से वो आए थे। सिंदबाद की तीसरी यात्रा के दौरान टापू में आगे बढ़ते हुए दूर हमें इमारतें दिखी। थोड़ा मिलता देख हम इस ओर बढ़ते चले गए। ये बेहद खूबसूरत थी, मानो कोई महल हो। इसकी बनावट खासा आकर्षक और राजसी लग रही थी। लकड़ी का एक बुलंद दरवाजा था, जिसे खोलकर हमने इमारत में प्रवेश कर लिया था। अब हमारे सामने एक विशाल घर था, जिसके बरामदे में एक तरफ मानव हड्डियों का ढेर पड़ा था तो दूसरी तरफ बहुत सारी भूनने वाली सिलाइयां फैली हुई थी। कुछ ही देर में भवन का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और सामने जो था उसे देखकर हमारे पसीने छूट गए थे। ये बेहद अजीब राक्षस था, जिसका शरीर ताड़ के वृक्ष जितना लंबा था। वो कोयले की तरह काला था। उसके माथे के बीच में एक आंख थी, जिससे वो घूरकर देख रहा था। आंख गुस्से से लाल थी। उसकी दांत लंबे और पैने थे जो उसके मुंह से बाहर निकले थे। उसका ऊपर का हाथ उसकी छाती तक लटक रहा था। उसके कान मानो हाथी के कान हो, जो उसके कंधों को ढके हुए थे। उसके नाखून पैने और बड़े पक्षी के पंजे जितने बड़े थे। इतने खतरनाक राक्षस को देखकर हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम मुर्दा बनकर वहीं लेट गए। जब हमने आंखें खोली तो वो हमारे सामने बरामदे में ही बैठा था। उसने पाया कि हम सब जीवित हैं। इसके बाद उसने अपने विशालकाय हाथ हमारी ओर बढ़ाए। सबसे पहले उसने मुझे गर्दन से उठाया और फिर मुझे घुमाकर चारों तरफ से देखा। शायद वो मेरा निरीक्षण कर रहा था। उसने मुझे बिल्कुल वैसे ही घुमाया था जैसे कसाई मुर्गा हलाल करने से पहले उसकी गर्दन को पकड़कर घुमाता है। लेकिन मैं बहुत पतला था, इसलिए शायद उसे लगा कि मुझे खाकर उसे स्वाद नहीं आएगा, इसलिए उसने मुझे वापस रख दिया। और इसी तरह उसने सबको उठाकर निरीक्षण किया। हम सब में सबसे तंदुरुस्त कैप्टन था। उसने कैप्टन को हथेली पर रखकर ध्यान से देखा और एक सलाई उसके आर पार डाल दी। इसके बाद उसने आग जलाई, जिसने कप्तान को भूनकर उसने अपने रात का भोजन तैयार किया और भवन के अंदर खाने चला गया। कप्तान को खाने के बाद वो उसी बरामदे में वापस आकर सो गया। उसके खर्राटे तूफान से भी ज्यादा तेज थे। वो रात हमारे लिए बेहद भयानक थी। इससे अच्छा तो समुद्री तूफान था। हम रात भर नहीं सोए। सुबह होते ही वो राक्षस उठा और हमें महल में छोड़कर बाहर चला गया। उस रात उसने फिर से हमारे एक साथी को अपना भोजन बना लिया था, लेकिन हमने भी उससे बदला लेने की ठान ली थी। भोजन करने के बाद वो हमेशा की तरह खर्राटे मारता हुआ सो गया। उसके खर्राटे सुनने के बाद हमने से 9 सैलानी, जिनमें से एक मैं भी था, उसे सबक सिखाने के लिए आगे आए। हमने बहुत सारी सलाइयां इकट्ठी की और आग जलाकर उन सलाइयों को उसने तपने के लिए डाल दिया। हमने एक साथ सारी सलाइयां उसकी आंख में झोंक दी और उसे अंधा बना दिया। वो दर्द से चिल्ला उठा। अपने हाथों को जमीन पर वो इस तरह मार रहा था जिससे हम उसके हाथों के नीचे आकर मर जाएं। लेकिन हम ऐसी जगह